टिन्नू का रोल अभी तक जितना समझा जाता रहा, क्या वो उससे बहुत बहुत बड़ा था? क्योंकि बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। अब जरा देखिए, साथियों के साथ मिलकर वो ऑर्गेनाइज्ड एक्सटॉर्शन का काम करता था, संगठित वसूली का काम किया करता था, ऐसा पता चल रहा है। टिन्नू रमाशंकर यादव अपने साथियों के साथ मिलकर वीआईपी दर्शन के नाम पर संगठित वसूली का नेटवर्क बनाए हुए था। अयोध्या के कई होटल, होम स्टे और धर्मशाला संचालकों से उसने संपर्क बना रखा था। वहां ठहरने वाले श्रद्धालुओं को जल्दी और आसानी से वीआईपी दर्शन कराने का लालच दिया जाता था और इसके बदले आमतौर पर प्रति श्रद्धालु 500 से 1000 रुपए तक वसूले जाते थे। यानी श्रद्धालु आर्थिक रूप से सक्षम दिखाई दिए तो उससे 2000 रुपए या उससे ज्यादा की भी रकम ऐंठ ली जाती थी। इसके बाद श्रद्धालुओं का विवरण टिन्नू और उसके साथियों को भेजा जाता था। उसी जानकारी के आधार पर मंदिर में वीआईपी पास की व्यवस्था की जाती थी। आरोप है कि वसूली गई रकम का आपस में बंटवारा हर दिन के हिसाब से होता था। हर दिन श्रद्धालुओं से लाखों रुपए की कमाई होती थी। अब इस नेटवर्क के दूसरे किरदार कौन कौन है, उनकी तलाश चल रही है। राम मंदिर में दर्शन की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। सामान्य श्रद्धालुओं को लंबी लंबी कतारों में लगकर दर्शन करने पड़ते हैं, जबकि प्रोटोकॉल के तहत आने वाले विशिष्ट अतिथियों को वीआईपी पास के जरिए कम समय में दर्शन की सुविधा मिलती है। ये पास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से पूरी तरह निःशुल्क जारी किए जाते हैं, लेकिन टिन्नू एंड गैंग इसके लिए मोटी रकम वसूलते थे। सवाल है कि क्या इस संगठित अपराध की जानकारी ट्रस्ट को नहीं थी? और अगर नहीं थी तो फिर ये निगरानी करने वाले लोगों के ऊपर एक बड़ा सवाल है कि वो कर क्या रहे थे जब ये सब हो रहा था। ये निगरानी सिस्टम पर एक बड़ा धब्बा है। गिरफ्तार अभियुक्त टिन्नू यादव के मंदिर की व्यवस्था में इतनी पहुंच थी कि श्रद्धालु उसे दान के रूप में गहने और आभूषण तक सौंप दिया करते थे कि ये हैं तो चढ़ा देंगे। ऐसे ही एक श्रद्धालु हैं आचार्य विनोद मिश्रा, जो पिछले साल अक्टूबर में मुंबई से अपने शिष्यों के साथ आए थे। उन्होंने सबके सामने टिन्नू को आभूषण दिए। टिन्नू ने वादा किया कि मैं 10 दिन में दान प्राप्ति की फोटो आपको भेज दूंगा, लेकिन आज तक उन्हें यह रसीद नहीं मिली। एसआईटी इस मामले में आभूषण देने वालों से पूछताछ कर रही है। इसी कड़ी में आचार्य विनोद मिश्रा से भी जांच टीम ने पूछताछ की। क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि इसका जो सरगना है उसका हेड कहीं ना कहीं टिन्नू यादव है? टिन्नू यादव का ऐसा जलवा था राम जन्मभूमि परिसर भर में चंपत राय के आशीर्वाद के कारण, यानी सह पूरी थी, संरक्षण पूरा था। तो ये सारे होटलों में, शहर के दोनों शहर के होटलों में इसने ऐसा एक कॉकस तैयार कर रखा था कि जो लोग होटल वालों से पूछते कि साहब बड़ी इजीली दर्शन कैसे हो सकता है, लोग कहते वीआईपी दर्शन। बोले कैसे होगा? कहते तो मैं कह दूंगा 1000 रुपये पर हेड लगता है। तो वो इसको टिन्नू को फ़ोन करते थे, ये स्वयं पास बना देता था। हमसे जो जानकारी मांगी गई एसआईटी के द्वारा, हम जो जानकारी रखते थे, जिस दिन भेंट किया गया था, जो रास्ते के वीडियो आदि थे, मैंने सबको उपलब्ध करा दिया है। और इस भाव से कि यदि कहीं हो आभूषण तो सामने आवे। वैसे तो टिन्नू यादव ने हमसे कहा था कि अब वो आभूषण नहीं है, उसे तो गला करके ईंट बना दिया गया। उम्मीद है कि एक एक जो भी इसमें जुड़े हुए हैं ये सारे चोर पकड़े जाएंगे और इनकी सच्चाई सामने आएगी कि कितना अधिक दान की लूट इन लोगों ने की है। और उम्मीद है कि जो ज्वेलरी का इधर हेर फेर किया गया हो भी पकड़ में आए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टिन्नू यादव को लेकर एक खबर शेयर की है। इसमें टिन्नू के भाई के हवाले से लिखा गया है कि बड़े लोग खुद को बचाने के लिए छोटे लोगों को फंसा रहे हैं। इस कटिंग के साथ उन्होंने लिखा, फुनगी को फांसी, शाख को माफी। इस बीच एसआईटी की पूछताछ और जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। आज स्पेशल टीम जांच पड़ताल के लिए राम मंदिर परिसर पहुंची और अब इस केस में गवाहों से भी सवाल हो रहे हैं। एसआईटी ने ट्रस्टी गोपाल राव के अलावा चंपत राय और अनिल मिश्रा से बारी बारी पूछताछ की। एसआईटी का फोकस दान में मिले आभूषणों के रिकॉर्ड, ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन और उससे जुड़े दस्तावेजों पर है। इसी कड़ी में बंद कमरे में अनिल मिश्रा से एसआईटी ने करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक उससे नकदी गिनने की प्रक्रिया, कर्मचारियों की नियुक्ति और वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था को लेकर सवाल पूछे गए। और इसके बाद व्यवस्थापक गोपाल राव का नंबर आया। उनसे मंदिर के दैनिक प्रबंधन, चढ़ावे की सुरक्षा व्यवस्था और जमीन खरीद से जुड़े दस्तावेजों पर जानकारी ली गई। और फिर चंपत राय से भी अलग से पूछताछ की गई। तीनों के बयान का मिलान किया गया।
सूत्रों के मुताबिक जब अनिल मिश्रा से पूछताछ चल रही थी तब गोपाल राव को बाहर बिठाया गया था। सूत्रों के मुताबिक जमीन खरीद से जुड़े कई दस्तावेजों पर चंपत राय के हस्ताक्षर हैं और इसी मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एसआईटी को दस्तावेज सौंपते हुए जमीन खरीद में घोटाले का आरोप लगाया था। इसलिए इस एंगल की भी छानबीन चल रही है। दूसरे राउंड की जांच में एसआईटी ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह और पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा को भी बुलाया जा सकता है। दोनों पहले ही सार्वजनिक रूप से ट्रस्ट के कुछ जिम्मेदार पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। एसआईटी इन आरोपों की भी पड़ताल कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। सूत्रों के मुताबिक 3-4 और लोगों को अभियुक्त बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कुछ बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है। फिलहाल आज की जांच के बाद एसआईटी अयोध्या से लखनऊ लौट चुकी है। उधर पुलिस वित्तीय लेन देन का विश्लेषण करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मदद ले रही है ताकि संदिग्ध ट्रांजैक्शन और संपत्तियों का पूरा ब्यौरा सामने आ सके। जांच के दौरान पुलिस टीम ने मंदिर परिसर की नकदी गणना कक्ष में पहुंचकर 12 कर्मचारियों से पूछताछ की। दान पात्रों से नकदी निकालने से लेकर उसकी गिनती तक की पूरी प्रक्रिया को समझा। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वो समय समय पर गणना कक्ष पहुंचकर यह देखता था कि कहीं कर्मचारी अधिक रकम तो नहीं निकाल रहे। और इन सब के बीच पुलिस के हाथ अहम डिजिटल साक्ष्य भी लगे हैं। जांच में पता चला है कि अभियुक्तों ने गिरफ्तारी से पहले अपने मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिए थे और व्हाट्सएप चैट, फोटो और वीडियो डिलीट कर दिए ताकि चोरी से जुड़े सबूत मिटाए जा सके। हालांकि पुलिस सभी मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच करवाएगी। सूत्रों के मुताबिक अभियुक्तों के मोबाइल की शुरुआती जांच में कई महत्वपूर्ण सुराग मिले। पुलिस का दावा है कि व्हाट्सएप पर चोरी की रकम बाहर निकालने और उसके बंटवारे और आपसी तालमेल को लेकर बातचीत के साक्ष्य मिले। गणना के दौरान खुलकर बातचीत संभव नहीं होने के चलते ये अभियुक्त व्हाट्सएप मैसेज के जरिए एक दूसरे को निर्देश भेजते थे। जांच में यह भी सामने आया कि कई मोबाइल फोन से जानबूझकर चैट हिस्ट्री और दूसरे डेटा को हटाया गया। पुलिस को कुछ ऐसी फोटो और वीडियो भी मिले हैं जिनमें ये लोग एक साथ पार्टी करते और बड़ी मात्रा में नकदी के साथ दिखाई दे रहे हैं। जांच एजेंसियों को आशंका है कि ये वही रकम हो सकती है जिसे चढ़ावे से निकालने के बाद आपस में बांटा गया था। डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करके पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि चोरी की रकम किस तरह बाहर निकाली जाती थी, किन लोगों के बीच में उसका बंटवारा होता था और पूरा नेटवर्क कहां-कहां तक फैला हुआ था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी अपनी प्रत्यक्ष भूमिका से इनकार करते हुए जिम्मेदारी टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव पर डाल रहे हैं। हालांकि एसआईटी और पुलिस उनके जवाबों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि डेटा रिकवर होने के बाद इस मामले में कई और लोगों की भूमिका उजागर हो सकती है और जल्द ही नई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। आपको बता दें कि 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक है। बैठक में तय होगा आगे कौन रहेगा, कौन जाएगा। ट्रस्ट के अंदर सवाल गोपाल राव को लेकर भी उठ रहे हैं। 6 तारीख को लेकर महाराज जी क्या कहिए? 6 तारीख को मीटिंग में देखिए क्या किया जाए और जो कोषाध्यक्ष उन्हीं का दस्ता में चलेगा। देखिए क्या निर्णय लिया जाए। ये छोटी छावनी में होगा 3 बजे। बताया जा रहा है कि दिल्ली से भी कुछ बड़े लोग आ सकते हैं इस मीटिंग में शामिल होने के लिए। हाँ आ सकते हैं, लेकिन हमको ये जानकारी नहीं है। बात हो रही है कि कुछ चोरी में तो बहुत लोग आएंगे ना। गोपाल राव जी का नाम नए तरीके से सामने आ रहा है, किस तरीके से देखते हैं? अब रामनाथ ना गलती किएंगे तो अपने भवन बचेंगे थोड़ो। बताया जा रहा है कि संभव है कि अगला एफआईआर उन्हीं पे हो, एक बड़ा नाम के तौर पे सामने आ जाए। एफआईआर करना जरूरी है। अगर चोरी हो तो एफआईआर करना जरूरी है। उसको ईमानदार बनाना ठीक नहीं है। वहाँ एक गोपाल है, गोपाल राव, वो सबसे बेकार आदमी था। कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं, और पता नहीं किसने उसको यहाँ बना करके भेजा। चढ़ावा चोरी पर राजनीति भी पूरे रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। आज 2 राज्यों के पूर्व सीएम ने बड़े आंदोलन की घोषणा की। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उज्जैन के महाकाल मंदिर से अयोध्या के राम मंदिर तक पदयात्रा करेंगे। उनकी ये यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होगी। हालांकि अपनी इस यात्रा को वो गैर राजनीतिक करार दे रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे ने राम रक्षा आंदोलन का ऐलान किया है। आज इस मुद्दे पर किस तरह की राजनीतिक हलचल हुई वो भी सुनिए। विपक्ष को राम जन्मभूमि मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। इस विषय को जितना चर्चा का विषय बनाया जा रहा है उतना बड़ा चर्चा का विषय बनाने का कोई औचित्य नहीं है। जो चोरी करेगा, जो गलत करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई। अगर चंपत राय सही थे तो योगी ने अपने साथ क्यों नहीं बुलाया उनको? इससे साबित करता है कि निश्चित तौर से चंपत राय बंसल उस चोरी में और पूरी तरीके से उन्होंने वहाँ चोरी किया है और लूटपाट किया है। तो ये साबित करता है। तो उसमें अगर ये उनका पक्ष ले रहे हैं केशव मौर्य, तो केशव मौर्य भी उसमें शामिल है इसका।
उन्होंने जो एसआईटी की प्रक्रिया शुरू की है या पुलिस की जो भी जांच हो रही है, इन सब चीज़ों से सच सामने आएगा और सारा दूध का दूध पानी होगा और जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सत्ता तो आ गई, मंदिर तो बन गया, मंदिर भी कोर्ट के आदेश के अनुसार बन गया, तो अब जो भी मंदिर लूट रहे हैं उनको हिंदू माफ नहीं करेगा। लोगों ने पूरी श्रद्धा से हीरे जवाहरात चढ़ाए थे, वो चोरी हो गए। किसी ने 200 किलो चांदी की ईंटें दी थी, वो चोरी हो गई। किसी ने चांदी के दिए दिए थे, वो चोरी हो गए। 200 करोड़ रुपए का कैश चोरी हो गया। पता नहीं क्या क्या निकल के आ रहा है। और ये चोरी अभी शुरू नहीं हुई, ये 2021 से शुरू हुई, जब वहाँ पे बहुत जबरदस्त जमीनों का घोटाला हुआ। जो चंदा मैंने दिया था उसका दुरुपयोग इन्होंने किया है, लूट के ले गए हैं, तो मुझे ये चंदा वापस दिया जाए और रामालय ट्रस्ट हमारा बना हुआ है, उसको मैं उस रामालय ट्रस्ट में जमा करा दूँ। राम मंदिर में चढ़ावा कांड की कथा कितने रहस्यों से भरी हुई है, इसका पता लगाना बड़ी चुनौती है। जिस तरह संगठित तरीके से लूट हुई है उसमें न सिर्फ बड़े चेहरों पर संदेह है, बल्कि राम भक्तों को छलने वालों ने सबूत मिटाने के भी कोई प्रयास छोड़े नहीं हैं। अब सवाल यह है कि क्या उस मास्टरमाइंड तक कानून के लंबे हाथ पहुंच पाएंगे जो इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी है, या फिर छोटे किरदारों को सजा देकर कार्रवाई का दिखावा किया जाएगा। सूत्रों से जानकारियां मिली हैं कि ये घोटाला नहीं, महा घोटाला लग रहा है, लेकिन असली निष्कर्ष क्या है, सच्चाई क्या है, ये अभी सामने आना बाकी है।